हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम टूर 89 पर। मैं कुलदीप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस नई वीडियो में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये हमारी घटना चक्र की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, उनको हमारी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये पहले चैप्टर का पार्ट 4 होगा जिसमें हम आज कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4। देर न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, 42 से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं 42 क्या कहता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। जैसा कि आपको पता है कि जो कंपनियां राज्य द्वारा निर्माण होती हैं उनमें उन्नति नहीं देखी गई, जबकि जो कंपनी प्राइवेट तौर पर लाई गई थी, जैसे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने उन्नति करी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 क्वेश्चन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। कॉलवर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। बी और सी, चिंसुरा, हुगली। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थीं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। इसका आंसर देखते हैं। बी आंसर होगा इसका। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। आपको पता है कि जो भी कंपनियां आई थी वो ज़्यादातर बंगाल में आई थी, क्योंकि बंगाल में ही व्यापार काफ़ी ज़ोरों शोरों से चलता था। यद्यपि बंगाल में व्यापार का अवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे।
फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि इसका आंसर है बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। आपको पता ही है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हो चुके हैं, जिनमें अंततः जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना थी वो शक्तिशाली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए देखते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। सप्तवर्षीय युद्ध ये आपका लंदन में ही स्टार्ट हो चुका था। किसके बीच? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। जब जब वहाँ पे युद्ध होता तब तब यहाँ पे भी युद्ध स्टार्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका नेक्स्ट आंसर देखते हैं, बी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, आपको पता ही है। उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करना है आपको। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज के अधिकार में था, पांडिचेरी फ्रांसीसियों के, जिसको फ्रेंच बोलते हैं। ट्रांकेवार डेंस और सद्रास डचों के। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। ये वाला आंसर ऊपर भी आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली आए हैं, उसके बाद डच आए हैं, उसके बाद अंग्रेज आए हैं और सबसे बाद में आए हैं फ्रांसीसी। ये वाला क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं इसका वर्णन पढ़ लेते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए। उसके बाद 1605 ईस्वी में डच आए। 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए। 1608 ईस्वी में आपको पता होगा कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, तथा 1667 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका आंसर होगा डी, मतलब सभी में। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसमें आपको आंसर देना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से अंग्रेजों की भारत को देन थी। मतलब अंग्रेजों ने इनमें से किस किस में अपना योगदान दिया है। इसका आंसर देखते हैं, कोई नहीं है फिलहाल। इसका वर्णन देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था।
भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थीं। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ये बोले हैं टीबी मैकाले। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अत्याचार ही किए हैं। आपको ध्यान होगा शुरू से लेके, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे जाति के मामले हो, चाहे नौकरशाही के मामले में हो, सब में उन्होंने असंगति की है। चलिए इसका वर्णन देखते हैं। लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स-ला-सापेल 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। एक्स-ला-चैपल की संधि, सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था आपका, वो एक्स-ला-चैपल की संधि से समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। आपको पता है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुआ है? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच। अतः दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? एक कारण तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जो नौसेना शक्ति थी काफ़ी शक्तिशाली थी। चलिए इसमें देखते हैं। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये आपका विकल्प पहले आ चुका है। इसमें आपके दोनों ही सही हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। योग्य नेतृत्व मतलब इनके जो गवर्नर थे, इनके जो लोग थे काफ़ी ईमानदार और काफ़ी बहादुर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57-58 क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके इसी श्रृंखला में 57 क्वेश्चन थे। यह चैप्टर हमारा आज यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर हमारा होगा घटना चक्र में, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं, जो कंपनियां आई थी उसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कब कब फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ कहाँ करी। अब उनका आगे हम वर्णन देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ज़्यादा वर्णन इसमें देखेंगे और बंगाल के नवाब भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एक दूसरे संबंध है। कंपनी का जो व्यापार फला फूला था वो बंगाल में ही फला फूला सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वहाँ से व्यापार काफ़ी मात्रा में होता था। तो चलिए
हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्तर की, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीएस में ही पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।